नमस्कार। आज मैं पुनः चंबा की लोक गाथा शून्य भूकू को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जो गाथा का हिस्सा या भाग शेष रह गया था, आज हम लोग उसे जानने की कोशिश करेंगे, उसे सुनने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग उस गाथा के माध्यम से उस अमर प्रेम को एक बार फिर से जान सकें, एक बार फिर से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से सुनी भूकू के दूसरे भाग की जो गाथा है उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और जो लाहौल का क्षेत्र है वहां पहुंचकर भूकू थोड़ा थक भी गया होता है, तो वो सोच रहा होता है कि कहीं डेरा बनाया जाए। जो उसके साथ चलने वाला साथी है वो भी कहता है हाँ, थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए रुक लिया जाए, क्योंकि भेड़ें भी आराम से आराम कर लेंगी और हम लोग भी चल पड़ेंगे। जितनी देर में वो बात कर रहे होते हैं उतनी देर में जिस घर के पास से वो कुत्ता भौंक रहा होता है वहां से एक जब वहां से वो दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर से एक जो लड़की है जो भोट जाति की है, जिसका नाम सुन्नी है, वो वहां से बाहर आती है। अब सुन्नी को देखकर भूकू थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, क्योंकि वो बड़ा शर्मीले स्वभाव का था। ईमानदार लोग हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं, एकदम से बात नहीं करते हैं। तो सुन्नी उससे बात करती है, उसको कहती है कि कहाँ से आ रहे हो। तो शर्माता हुआ जो भूकू है वो उसको जवाब देता है कि मैं चंबा का रहने वाला हूँ, भटियात क्षेत्र का हूँ, और वहीं से मैं अपनी भेड़ों के साथ चला हूं, तो आज मैं सोच रहा हूं यहां कहीं डेरा डालूं, यहां रुकूं। अब जो सुन्नी के अंदर माता पिता हैं वो उससे पूछते हैं कि कौन है बाहर। तो वो सुन्नी उसको कहती है कि पता नहीं, कोई अपने आप को भूकू नाम से पुकार रहा है और चंबा का रहने वाला है, और अभी छोटे कद का है, छोटा लड़का है, और जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं फूटी है अच्छे से। तो ये रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो उसके माता पिता उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आप इनको अपने ही आस पड़ोस के किसी जगह पे बिठा दो, और ये जो लोग दोनों साथ हैं इनको भी अपने साथ बिठा लो। अब जो सुन्नी है वो भूकू को कहती है कि अपनी भेड़ों को आप हमारे इस खेत में बिठा दीजिए और आप हमारे घर में रह लीजिए। सुन्नी का वो व्यवहार देखकर भूकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि जान पहचान भी नहीं है, फिर भी इधर इतना आदर और सत्कार और इतना प्रेम मिल रहा है। घर के लोग बड़े प्रेम व्यवहार से पूछ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सोच विचार करने लगता है। वो जो साथी उसका है उसको कहता है कि यहीं रोक लेते हैं और हम भी यहीं ठहर जाते हैं। तो भूकू थोड़ा कद का छोटा है, मैंने कहा अभी बालिक बालक ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो उसका जो साथी है वो कहता है कि हाँ, मैं इधर भेड़ों के साथ यहाँ बाहर डेरा लगाता हूँ, आपने अंदर रहना तो रह लो, कोई बात नहीं इनके साथ। और भूकू भी वैसा ही करता है, वो उनको उनके साथ रखता है और खुद वो उनके साथ उनके परिवार में रहता है।
बातों ही बातों में जो भूकू है वो उनके परिवार से इतना घुल-मिल जाता है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो चंबा का है और मैं इधर लाहौल के क्षेत्र में हूँ। और रहते-रहते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जब अ, भूकू वहाँ से नहीं जाता है तो उसके जो मित्र हैं वो अपनी भेड़ों और भूकू की भेड़ों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और भूकू वहीं रह जाता है। उस घर में रहते-रहते भूकू और सुन्नी जब आमने-सामने होते हैं तो दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। जो आकर्षण है वो मित्रता में बदल जाता है और मित्रता जो है वो प्रेम में बदल जाती है। और एक साथ रहते-रहते उनको लगभग 2 से 3 महीने गुज़र जाते हैं। भूकू भी भूल जाता है कि वो अपनी भेड़ों के साथ आया था। अब जब बरसात का महीना भी निकल जाता है और बरसात के बाद का मौसम आता है, तो उसे याद आती है कि वो तो अपनी भेड़ों के साथ आया था और उसका साथी भी था। तो वो सुन्नी से कहता है कि ये कौन-सा महीना चल रहा है? सुन्नी उसको कहती है, अब तो 2-3 महीने हो गए, अब तो कार्तिक महीना आ गया यहाँ पे और आप यहाँ से अ, गए नहीं थे, आप इधर ही थे, तो वो लोग चले गए आगे। बुंकू बहुत परेशान होता है। उसको जब ये याद आ जाती है कि मेरे साथी मेरे को छोड़कर चले गए हैं या मैं अकेला रह गया हूँ, तो वो सुन्नी को कहता है कि मैं अपने साथियों को ढूँढता हूँ, अपनी भेड़ों को ढूँढता हूँ, अपनी उस कुतिया को ढूँढता हूँ और ढूँढ कर मैं आऊँगा वापस। बुंकू वहाँ से निकलता है और अपने साथियों के साथ वो जब वो ढूँढता है तो वो वहाँ मिल जाता है उन साथियों के साथ और तब तक वो वापसी कर रहे होते हैं और वापसी करते-करते वो फिर से उस घर से गुज़रते हैं और जाते-जाते वो भूकू जो है वो एक बार फिर सुन्नी और सुन्नी के परिवार से मिलता है। दोनों का जो प्रेम है वो इतना प्रगाढ़ है कि एक-दूसरे से वो अलग नहीं होना चाहते, बहुत दुखी हैं, लेकिन मजबूरी है क्योंकि भूकू को अपने घर भी वापिस आना है। तो जाते-जाते जो भूकू है वो सुन्नी को ये कहकर जाता है कि अगली बार जब मैं गर्मियों में वापिस आऊँगा 2-3 महीने के बाद तो माता-पिता को साथ लाऊँगा और पूरे संस्कारों के साथ, पूरी रस्मों के साथ तुम्हें अपने विवाह बंधन में बाँध लूँगा और विवाह बंधन में बाँधने के बाद तुम्हें अपने साथ चंबा ले जाऊँगा। ना चाहते हुए भी दोनों जो हैं वो अलग होते हैं। भूकू जो है वो अपने साथियों के साथ अपने घर वापिस आ जाता है, चंबा आ जाता है और वो अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। उधर किसी तरह से कोई बातचीत ना होने की वजह से सुन्नी भी जो है वो थोड़ी परेशान रह के अपने काम में व्यस्त हो जाती है। उसे भरोसा है कि गर्मियों में भूकू फिर आएगा तो वो मेरे को लिवा ले जाएगा साथ में शादी करके। लेकिन जो गर्मियाँ वापिस आती हैं, तो लोग वापिस चलने को लाहौल की तरफ चलने को तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भूकू है, वो अपने घर में किसी व्यवस्था को लेकर, किसी व्यस्तता को लेकर जो है वो व्यस्त हो जाता है और उसे तय समय पर घर से निकलने में देरी हो जाती है। अब ज़ाहिर-सी बात है जिसे तय समय में निकलने पे देरी हो गई तो वो आगे भी देरी से पहुँचेगा। घर से तो वो निकला लेकिन समय पे नहीं निकला। अब जो लोग पहले निकल गए थे, वो वापिस जब लाहौल पहुँचते हैं तो सुन्नी उनसे पूछती है कि जो भूकू है, वो क्या आपके साथ नहीं आया? तो जो पहले गए हुए लोग हैं, वो गद्दी भाई लोग हैं, वो कहते हैं कि उसका तो निधन हो गया, उसकी तो मृत्यु हो गई। अब मज़ाक-मज़ाक में सारे कह देते हैं और सुन्नी जो है वो थोड़ी हताश हो जाती कि ऐसे कैसे मृत्यु हो गई?
वो उसका कारण पूछती है, हाँ जी बताओ कि कैसे मर गया वो? वो कहती है कि जैसे ही यहाँ से सर्दियों से गया था वहाँ पर कणीदार घी खाया और उसके साथ जो चावल के बबरू होते हैं बोलते हैं वो खाए और उन दोनों के ज़्यादा खा लेने से उसको अजीर्ण की समस्या हो गई और वो बच नहीं पाया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी वो एक तरह से व्यंग्य था क्योंकि लाहौल स्पीति में भी ये जो खाना है वो बड़ी तादाद में खाया जाता है। अ, चावल के ये बबरू हैं और चावल के आटे के और साथ में जो घी होता है वहाँ का वो भी बड़ा स्वादिष्ट होता है, तो वो उसके साथ मिलाकर वो खाते हैं। तो वो जो व्यंग्य था वो सीधे तौर पे सुन्नी की तरफ इशारा कर रहा था कि तूने 3-4 महीने उसे अपने साथ रखा था, उसे बहुत खिलाया और वो बीमार होने की वजह से, उस खाने के बीमार होने की वजह से बोलते वो मर गया। अब ये सारी बातें सुनकर, सोचकर सुन्नी जो है वो सुन्न पड़ जाती है, बीमार पड़ जाती है और वो अपने उस भूकू के लिए वहीं प्राण त्याग देती है। क्योंकि उसको लगा कि जिसके लिए मैंने जीना था वो तो मर गया, अब वही नहीं तो मैं क्यों जीऊँगी? और वो भी प्राण छोड़ देती है। उसके घर में विलाप होता है, दुःख होता है, रुदन होता है। सारे लोग उसको फिर से सोचते हैं कि ज़िंदा हो जाए, समझाया जाए, पर तब तक वो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। घूमते-घूमते जो भूकू है, वो भी अपनी भेड़ों के साथ वापिस उसी घर में पहुँचता है आके, क्योंकि उसे पता था वहाँ सुन्नी रहती है। वहीं पे डेरा डाल देता है भेड़ों के साथ और वहाँ जाके पूछता है कि यहाँ जो सुन्नी रहती थी, वो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तो जो लोग हैं वो जो आस-पड़ोस के लोग हैं, वो उसको कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है क्योंकि अ, वो काफ़ी समय से थोड़ी बीमार चल रही थी और बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बीमार भूकू पूछता है बीमार किस वजह से हुई? तो वो भी लोग जो हैं वो ये कह देते हैं कि इन्होंने इनकी तरफ से ऐसा था कि ये चावल के बबरू और कणीदार घी खाया है ज़्यादा, हर चीज़ थोड़ी सीमा में रह के खानी चाहिए, तो इन्होंने ज़्यादा खा लिया था और वो उस चीज़ को पचा नहीं पाई और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो पहले वाले लोग थे, उन्होंने भी मज़ाक किया था उसके साथ, लेकिन उन लोगों ने जो भोट जाति के लोग हैं, जो सुन्नी के लोग हैं, उन्होंने भी शायद ये सोचा कि अब मर तो गई है, क्यों ना इसके साथ भी व्यंग्य किया जाए। तो जब भूकू उस बात को सुनता है, तो उस चीज़ से वो एकदम से परेशान हो उठता है कि मैं तो उससे वचन करके गया था, मैं तो उससे वायदा करके गया था कि मैं तुझे ले जाऊँगा और इस तरह की खबर सुना रहे हैं। वो फिर भी ढूँढता है सुन्नी को, लेकिन सुन्नी उसको नहीं मिलती है और जब नहीं मिलती है और हर तरफ से पता कर लेने के बावजूद उसे एक ही जवाब मिलता है, तो वो भी सुन्नी के उस याद में और सुन्नी के उस शौक में अपने प्राण उसी के घर के पास त्याग देता है। इस तरह से 2 लोग जो हैं, चाहे वो व्यंग्य की वजह से, चाहे एक झूठ की वजह से, लेकिन अपने साथी के लिए, अपने प्रेमी के लिए इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। अब रही बात इस गाथा की, इस गाथा के स्वरूप में ये सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है कि 2 लोग जो हैं वो अपने जो उस लौकिक प्रेम को इतना पवित्र बना लेते हैं, इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो एक-दूसरे के बिना रहना ही नहीं चाहते और अपने प्राण तक त्याग देते हैं। उनके मन में कोई जाति-पाति का बंधन नहीं था, उनके मन में कोई अमीर-गरीब का बंधन नहीं था, उनके मन में कोई छोटे और बड़े का बंधन नहीं था, उनके मन में समाज को लेकर कोई जड़ता नहीं थी, किसी तरह का स्वरूप नहीं था। स्वच्छ और निर्मल प्रेम उन्होंने किया था और समाज को भी यही बताया कि किसी तरह की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती।
जब दो लोगों को एक दूसरे से सच्चा प्रेम होता है, तो वहां पर समाज के किसी बंधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुद का निर्णय है, स्वयं का निर्णय है, और वो निर्णय यदि हमारे लिए सही जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहां जो संस्कृति चल रही है उस संस्कृति के हिसाब से अगर लोग अपना रहे हैं तो अच्छा है, नहीं अपना रहे तो भी कोई बात नहीं। जो दो लोग एक दूसरे को अपना रहे हैं वो उस संस्कृति को अपना लेंगे और वो अपना जीवन जी के चले जाएंगे। उस तरह से वो जो सुन्नी और भूकू की जो गाथा है, उसके मरणोपरांत जब लोगों को इस तरह का सुनने को मिलता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं कि किस तरह से ये दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। कुछ जो लेखक हैं उस समय के, थोड़े बहुत जानकार थे उस समय के, उन्होंने उनसे अपनी कलम में उकेरने की कोशिश की और उस गाथा को समाज के लिए एक बेहतर परिवेश के रूप में सामने रखा। हालांकि प्रेम गाथा है तो उस समय थोड़ा प्रेम गाथा को स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन जो लोग थे, लेकिन जो समाज को चलाने वाले लोग थे, उन्होंने उसे बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया और उस सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते उन्होंने इसे समाज के सामने ऐसे प्रस्तुत किया कि उन्होंने समाज को संदेश दिया कि जाति पाति का समाज में कोई स्थान नहीं, ऊंच नीच का समाज में कोई स्थान नहीं, या अमीर गरीब का समाज में कोई स्थान नहीं। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहकर अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। कैसे गुजारेंगे? अगर हम लोग प्रेम से रह रहे हैं, भावनात्मक परिवेश हमारा मजबूत है, तो हम एक दूसरे से मिल बांट कर जो भी मिलेगा खा के जीवन गुजार सकते हैं। और यदि बहुत कुछ है और बहुत कुछ होने के बावजूद हम लोगों के मध्य प्रेम नहीं है, हम लोगों के मध्य भावनात्मक मजबूती नहीं है, तो उस होने का कोई लाभ नहीं। तो ये जो गाथा है वो एक संदेश के रूप में लोगों को प्रेरणा देती है कि समाज जो है वो निश्चल रहना चाहिए, समाज हर दृष्टिकोण में एक होना चाहिए, एकता के सूत्र में बंधा रहना चाहिए। और आज भी ये जो गाथा है, जो चंबा से निकलकर लाहौल तक जाती है, वो गाथा आज भी चंबा और लाहौल दोनों के लिए एक मजबूत सूत्र का काम करती है, मजबूत बंधन का काम करती है। उस बंधन के साथ साथ उस संस्कृति को भी मजबूती प्रदान करती है कि हम लोग उस समय भी इसी परिवेश में थे, स्वच्छ थे, निर्मल थे, मजबूत थे, और आज भी उसी परिवेश में स्वच्छ है, निर्मल है और मजबूत हैं। हम लोगों को केवल समाज में रहना है और समाज में भाईचारे का परिवेश जो है उसे मजबूत करना है। तो ये एक छोटी सी गाथा थी और इस गाथा के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि सामाजिक जड़ताओं को दूर करते हुए जो प्रेम पूर्वक समाज में व्यवहार है वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ है, और उसी से समाज जो है वो एक हो सकता है, एकता के सूत्र में बंध सकता है और एकता के सूत्र में बंधकर विकास की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो ये छोटी सी गाथा थी। आज के लिए ये गाथा यहीं विराम लेती है, यहीं पर रुकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई सवाल है, किसी तरह का कोई संशय शेष है, भ्रम कोई रह गया है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं।